Hello everyone, welcome to Bond Breakers Chemistry। तो जैसा आप सबको पता है, हमने MD CAT 2025 केमिस्ट्री की एक सीरीज को शुरू किया है और हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए अपने टॉपिक्स को और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को PMDC सिलेबस में देख लेते हैं। तो हमने अपने पहले लेक्चर में SLO नंबर 3.1 और 3.2 को डिस्कस कर लिया था और आज हम कोशिश करेंगे कि 3.4 या 3.5 तक कंप्लीट कर लें। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस करना है गैस लॉज को, और गैस लॉज में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली कहता क्या है? Boyle's law कहता है at constant temperature T, the volume V of a fixed amount of gas is inversely proportional to its pressure। इस बात का मतलब सिर्फ सादा सा मतलब यह है कि अगर आप एक कंटेनर में गैस ले लें, उसका वॉल्यूम V है और ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर दें P, तो ये जो वॉल्यूम है इस गैस का वो डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मकसद ये है मैथमेटिकली कि अगर आप किसी भी गैस पे प्रेशर को ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली इक्वेशन में कांस्टेंट ला लूं और ये 1/b हो गया, P इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि चाहे आप प्रेशर को जितना मर्जी ज्यादा कर दें और जिसकी वजह से जितना मर्जी वॉल्यूम कम हो जाए, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसको मैथमेटिकली लिखेंगे P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो टोटल बात यह है इसमें समझने की कि जब भी आप प्रेशर को ज्यादा करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस ही इक्वेशन को हम ग्राफिकली देख लेते हैं। तो अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को ड्रॉ करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। ठीक है, अब इस ग्राफ की और इस बात की इंपॉर्टेंस ये है कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि ये इंडिकेट कर रहा होगा कि जैसे जैसे आप प्रेशर को एक्स एक्सिस में बढ़ाते जाते हैं आपका वॉल्यूम कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, मेरा प्रेशर ये था और वॉल्यूम ये था। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैं ये देखें, और अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर जाएगा ये देखें। तो टोटल डिक्रीज इन वॉल्यूम आई है ये फॉर द चेंज इन वॉल्यूम, फॉर द चेंज इन प्रेशर ये। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। अगर मैं कहूं कि मैं PV वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करूं तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें पता है कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मुझे कोई कहे कि आपके पास एक P और 1/V का ग्राफ है, मतलब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ है, तो वो कैसा ग्राफ होगा? तो ऑब्वियसली ऐसा ग्राफ होगा। अब ऐसा क्यों है? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊंगा, आप देखिएगा कि मेरे पास 1/V की वैल्यू क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है। 1/V की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब है कि मेरे पास V की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर कोई आपसे ये कह दे कि इस ग्राफ में क्या चेंज आएगी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो आप ये कहेंगे कि एट हाई टेम्परेचर बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीज। अब ये कैसे है? ये ऐसे है कि आपके पास एक कंटेनर है और आपने हीट करना शुरू कर दिया उस कंटेनर में जिसमें एक गैस है। तो ऑब्वियसली गैस के पार्टिकल्स का ब्राउनियन मोशन ज्यादा विगरस हो जाएगा और वो ज्यादा जोर से अपनी कंटेनर की वॉल पे हिट करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है
कि जैसे ही मैं हीट करूंगा, इनका क्योंकि ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करेगा, इनका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इनका वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा, एक्सपैंड होने की वजह से इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मुझसे कोई कहे कि इसका इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं कहूंगा अगर ये मेरे पास T1 पे है, तो ये ग्राफ मेरे पास ऐसा होगा T2 पे, वेयर T2 is greater than T1. Same goes with this graph. ये T1 है ग्रीन लाइन और T2 है वेयर T2 is greater than T1. और यहां पर ऐसा हो जाएगा कि ज्यादा टेम्परेचर पर ये ग्राफ ज्यादा स्टीप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, लेस स्टीप, और ये हो जाएगा मोर स्टीप। तो ये सारे ग्राफ्स आपने दिमाग में रखने हैं और इनको समझना है, क्योंकि कभी कभार इनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। अब हम यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं कि यूनिट ऑफ के इन बॉयल्स लॉ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास P इंटू वी इक्वल्स टू के। P का यूनिट हमारे पास होता है ATM और V का यूनिट जो कि वॉल्यूम है उसका होता है डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो सकता है एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब नंबर 1, या ये हो सकता है आपके पास न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये दो यूनिट्स होते हैं हमारे पास बॉयल्स लॉ के कांस्टेंट के। तो ये एमसीक्यू मैंने बहुत दफा देखा है कि बॉयल्स लॉ के कांस्टेंट का लाजमी पूछते हैं, और उसके साथ साथ ये वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन जो है, करेक्शन जो है, उसमें जो ए और बी के यूनिट्स हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड लॉ है हमारे पास वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि द वॉल्यूम v of a fixed mass of a gas is directly proportional to the temperature if the pressure is kept constant। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास v is directly proportional to t होगा। ठीक है, सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास कंटेनर है जिसमें मेरे पास गैस पड़ी जिसका वॉल्यूम v है। अगर मैं नीचे एक बर्नर लगा के उसको हीट कर दूं, तो हमारे पास गैस जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी और उसका वॉल्यूम v प्राइम हो जाएगा। इसका मतलब है कि पिछले वॉल्यूम से जो है वो नया वॉल्यूम ज्यादा है। अगर मैं मैथमेटिकली कहूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, ये हो जाएगा v बाई के इक्वल्स टू टी। ठीक है, या k अगर निकालना हो जाएगा v बाई। ठीक हो गया। अगर मेरे पास कोई एक केस आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहे इफ टेम्परेचर टी ऑफ अ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, वॉल्यूम डिक्रीजेस टू हाउ मच। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि मेरे पास एक टाइम टेम्परेचर ज्यादा करने से वॉल्यूम भी उसी एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। तो इसी तरह इस केस में क्योंकि हमारे पास 1/4 टाइम मतलब 4 टाइम डिक्रीज हो गया है, तो जो हमारे पास वॉल्यूम है वो भी 1/4 हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब अगर v पहले वॉल्यूम था जो, तो नया वॉल्यूम जो होगा वो v/4 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, जो कि एमडी कैट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की कहती है कि इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, वॉल्यूम expands by 1/273 of its ओरिजिनल वैल्यू। एक तो इस
लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है वो वर्डिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 दफा ये वर्डिंग एज इट इज एमडी कैट में आई है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर इसकी इक्वेशन है जिससे बेतहाशा क्वेश्चंस आते हैं। वो इक्वेशन है कि वी फाइनल इक्वल्स टू वी आई प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वी आई इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273। अब आपने ये इक्वेशन तो देख ली, अब आपको इस इक्वेशन का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर में कोई गैस थी, ठीक है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पड़ी थी, ठीक है, उसका वॉल्यूम जब मैंने पहले देखा तो वो था 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया है किसी तरह और वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है, तो इसका जो नया वॉल्यूम होगा वो कितना होगा अगर मैं इसको प्रेडिक्ट करना चाहूं, तो वो बेसिकली होगा 546 मल्टीप्लाई बाय 1/273। ठीक है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, 1/273, तो वो आपके पास हो जाएगा 2। अब इस 2 को हम इस इनिशियल वॉल्यूम में ऐड कर दें तो वो हो जाएगा वी आई प्लस 2, तो हो जाएगा 546, क्योंकि हमें वी आई यहां दिया गया था, प्लस 2 हो जाएगा 548। कहने का मकसद ये है कि मेरे पास एक 25 डिग्री पे गैस पड़ी है, उसको इंक्रीज करके टेम्परेचर मैंने 26 डिग्री कर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा इस फॉर्मूला से। तो इसी तरह आपको इनिशियल वॉल्यूम या फिर ओरिजिनल वॉल्यूम पहले दिया गया होगा और आपने चेंज इन टेम्परेचर को देखकर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करनी है और आंसर को निकाल लेना है। अब चेंज इन टेम्परेचर अगर है ना तो आपको केल्विन और सेल्सियस की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि अगर 3 डिग्री बढ़ा है ना तो केल्विन भी 3 डिग्री बढ़ेगा और सेल्सियस भी 3 डिग्री बढ़ेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है तो वो 1 डिग्री है। अगर वहीं पे मेरे पास कोई चीज 273 से 274 हुई है केल्विन में तो वो भी 1 डिग्री बढ़ा है। तो हमें चेंज इन टेम्परेचर में यूनिट्स की किसी किस्म की जरूरत नहीं होती कन्वर्जन की। तो आइए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो है कि अगर मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था 546 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर मैंने 25 से बढ़ा के 100 डिग्री कर लिया है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला वी आई प्लस वी आई इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई 273। अब बस इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है। वो कैसी होगी, इनिशियल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है 546 प्लस 100 माइनस 25 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, मैथ्स कर लें सिंपल, इनटू कितना है हमारे पास 75 है, इंटू 546 डिवाइड बाय 273। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये 273 1 जार 273 2 जार 546, 546 प्लस 75 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 546 प्लस 156 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी द करेक्ट आंसर। सिंपल आपके पास कैलकुलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी एप्लीकेशंस को समझना पड़ेगा, इस फॉर्मूला की, और फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। एक दो रिलेशंस हैं, हम वो देख लेते हैं चार्ल्स लॉ के। तो हमारे पास जैसे बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ लिया कि V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन सिर्फ इसमें एक एडिशनल इंप्लीकेशन है, ये सिर्फ सेल्सियस स्केल के लिए वैलिड है। ठीक है,
ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करने थे चार्ल्स लॉ के मुताबिक। 2-3 और पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक ग्राफ हम जो पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे-जैसे आपका जैसे-जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, वैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। तो ऐसे ग्राफ को, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे आइसोबार। अगर मैं एक आइसोबार को सेल्सियस स्केल में ड्रॉ करूंगा, तो वो कुछ इस तरह का सिंपल एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि आपके पास इंक्लाइंड होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास यही 0 डिग्री जो है वो सेल्सियस है, और इससे पीछे मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं इस ग्राफ को, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास ये 0 डिग्री सेल्सियस से पीछे यहां पर 0 डिग्री केल्विन पे आ सकता है। ये जो मेरे पास 0 डिग्री केल्विन है ना, ये मेरे पास 273 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में एक बात सिर्फ आपने याद रखनी है कि ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम का जो है, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है और ऑल द मोशन सीज। 2 एमसीक्यूज आते हैं। एक एब्सोल्यूट जीरो पे ये आता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे गैस का वॉल्यूम कितना होता है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0। और दूसरा ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर कौन सा मोशन होगा, तो आप उनको बताएंगे कि कोई भी मोशन नहीं होगा। एक और बात, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, कि प्रैक्टिकली जो गैसेस है ना, वो एब्सोल्यूट जीरो से पे आने से पहले पहले क्या कर जाती हैं, लिक्विफाई कर जाती हैं। और सॉलिड्स जो हैं वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो। ये 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट कि एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम 0 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। दूसरा पॉइंट, मोशन सीज कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट, लिक्विफाई कर जाती हैं प्रैक्टिकली गैसेस। और चौथा पॉइंट, सॉलिड जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने गैस लॉस को डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एवोगैड्रोस लॉ और चार्ल्स लॉ से एक दो पॉइंट्स हैं टेम्परेचर यूनिट से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।